Dear all, welcome to our YouTube portal Structures are Easy. This is Manish Kumar Das. So today I am going to discuss the analysis of determinate trust. So I have discussed the type of trust on the basis of degree of indeterminacy in previous video. उस वीडियो में जहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी के बारे में डिस्कस किए थे। दो तरह का इंडिटर्मिनेसी होता था, वन इज डीएस दैट इज डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी एंड अदर वन इज डीके दैट इज डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। तो जिस वीडियो में है वहीं पे हम लोग डिस्कस किए थे कि डिटर्मिनेट और इंडिटर्मिनेट जो है ट्रस्ट कैसे डिस्टिंग्विश होगा। वैसे आज भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। अभी तक हम लोग जो ट्रस्ट के बारे में मॉड्यूल 3 जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के ट्रस्ट को देखे थे। ट्रस्ट क्या होता है, उसका जियोमेट्री देखे थे। उसके बाद हम लोग एजम्पशंस देखे थे, फिर मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शन देखे थे टू फाइंड द वेरियस मेंबर फोर्सेस इन वेरियस मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट। सो आज हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ एनी ट्रस्ट। So basically today I am going to discuss the determinate trust, analysis of determinate trust, that how to find the deflection of determinate trust. So चलिए बनते स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोटबुक और पेन ले लीजिए, जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ पे स्टार मार्क लगा के रखिएगा और मुझे बताइएगा और हर एक टॉपिक को नोट कीजिएगा और जहाँ पे प्रॉब्लम हो हमसे शेयर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके आप लोग यहाँ पे फंस रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस्ट इज बेसिकली you have an idea that the deflection as per Hooke's law states that stress is directly proportional to strain, right? Stress is directly proportional to strain, or we can write it as प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो ये आ गया, है ना। अब आप अगर इसको ऐसे लिखोगे, अगर यहाँ से ई अगर लिखोगे तो ई क्या हो गया मेरा, ई हो गया आपको स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस का वैल्यू मेरा क्या हो गया पी बाई ए, तो पी बाई ए कर दिया, और इसका वैल्यू क्या हो गया डेल्टा बाई एल, तो डेल्टा तो ये हो गया, है ना। अब यहाँ से वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा दैट इज, बताओ जल्दी बताओ क्या होगा, दैट इज पी के डेल्टा इक्वल्स टू पी एल बाई ए, है ना, पी एल बाई ए। सो दिस डेल्टा अभी तक हम लोग यही पता है, लेकिन बेसिकली ट्रस्ट में क्या होता है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फिटिंग्स। फिटिंग्स मीन्स क्या कि आप जब फैब्रिकेट कर रहे हो ट्रस्ट को तो उसमें क्या हो, तो कोई मेंबर अगर शॉर्ट हो गया या फिर कोई मेंबर मान के चलो 2 मीटर्स का होना चाहिए, है ना, और 2.1 मीटर हो गया या फिर 1.9 मीटर हो गया, या तो शॉर्ट हो गया या एनलार्ज हो गया, है ना, लॉन्ग हो गया। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे मतलब डिफ्लेक्शन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फिटिंग्स, और दूसरा क्या हो गया डिफ्लेक्शन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड लोड, डिफ्लेक्शन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फिटिंग्स, और तीसरा हो गया डिफ्लेक्शन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट। सो लेट अस प्रोसीड। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पार्ट, यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा होगा, दैट इज delta L plus delta F plus delta T, where delta L is deflection due to applied load, or we can say unit load. So basically to find the deflection there are varieties of methods. So one is Castigliano's theorem, another one is unit load method, consistent deformation method के अंतर्गत unit load method आता है। तो basically हम लोग unit load method से start करेंगे, है ना। So इस डेल्टा एल का मतलब समझ गए, ये डेल्टा एफ जो है फिटिंग्स के कारण होता है। फिटिंग्स में बता ही दिया कि जो फैब्रिकेट करने के टाइम में कोई मेंबर शॉर्ट या फिर कोई मेंबर लॉन्ग हो जाता है, उसके कारण जो डिफ्लेक्शन में इफेक्ट आता है दैट इज डिफ्लेक्शन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फिटिंग्स और लैक ऑफ फिट, है ना। और तीसरा हो गया डेल्टा टी, मतलब डिफ्लेक्शन ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। मान लो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, कोई मेंबर फैलना चाहेगा, है ना, तो उसके कारण कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, कोई मेंबर घटेगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तब वो क्या होगा, अपने ओरिजिनल जो लेंथ होगा उससे वो रिड्यूस होगा, तो उसके कारण भी डिफ्लेक्शन हम लोग को निकालना पड़ता है। तो डिफ्लेक्शन इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लोडिंग, फिटिंग्स एंड टेम्परेचर। सो अगर फिटिंग्स और टेम्परेचर का बात नहीं रहे तो यू कैन इजीली इग्नोर दीज टू पार्ट, है ना। तब आप डायरेक्ट डेल्टा इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं, और इतना इक्वल्स टू आपको पता है पी एल बाई ए। अभी मैं यूनिट लोड मेथड का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे के नहीं लगाया हूँ, है ना। लेकिन जब यूनिट लोड मेथड का बात करेंगे तो यहाँ पे के आ जाएगा, और ये के मतलब क्या हो गया मैं हर एक चीज को बता रहा हूँ। सो बेसिकली अभी तक हम लोग क्या समझे, अभी तक हम लोग समझे डेल्टा एल इक्वल्स टू पी के एल बाई ए ई, डेल्टा एफ इक्वल्स डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लैक ऑफ हीट, और डेल्टा टी इक्वल्स ड्यू टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू द इफेक्ट ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, राइट। सो टेम्परेचर इफेक्ट के कारण जो
ये होगा किसी भी मान के चलो कोई ट्रस में 2 मेंबर को बोल दिया कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो होता है टेम्परेचर रेज हो रहा है या फिर घट रहा है, तो वहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है कोई भी मेंबर पे, तो वहाँ पे एल अल्फा टी लगाएंगे, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ मेंबर, अल्फा भी द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर, where we have to pay the attention to find the deflection, and T is the change in temperature. So we can here write it as L alpha and del T because it is change in temperature. Somewhere it is written in the initial temperature is 15 degree and now temperature raises to 55 degree और 35 डिग्री. सो यहाँ पे डिफरेंस आप लोग निकाल लो, और कहीं कहीं पे डायरेक्ट टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 15 डिग्री, तो डायरेक्ट मतलब इनिशियल टेम्परेचर 0 हो गया, फाइनल 15 हो गया, तो 15 माइनस 15 माइनस क्या करोगे, 15 माइनस 0 कर दोगे, तो वहाँ पे 15 डिग्री जो हो गया ये हो गया डेल टी. करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें. अब आपका बात आया कि ये क्या है सर, ये पी के एल बाई ए, तो पी एल बाई ए तो हमको पता था कि ये हुक्स लॉ से आता था, हुक्स लॉ से आता था. अब आपको क्या है, यूनिट लोड मेथड का जब एप्लीकेशन करते एक के यहाँ पे आ जाए, वेयर पी इज दी फोर्स ड्यू टू अप्लाइड लोड, force in different member of truss due to applied load, right? L is the length of member, मतलब member of truss, and K is the forces in different member of truss ड्यू टू यूनिट लोड. अब यूनिट लोड कहाँ पे लगाएंगे उसका भी कंसेप्ट है. जिस ज्वाइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना रहेगा उसी ज्वाइंट पे यूनिट लोड लगाओगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना. यूनिट लोड मतलब 1 किलो न्यूटन का लोड लगाओगे. जिस ज्वाइंट पे आपको बोलेगा कि इस ज्वाइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, उसी ज्वाइंट पे क्या करोगे, उसी ज्वाइंट पे यूनिट लोड लगा दोगे. राइट, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, सो देखो स्टेप्स क्या क्या है, स्टेप्स क्या, और आपको पता है कि अगला क्या था, अगला यहाँ पे था ए और ई, तो ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और ई मेरा क्या हो गया, ई मेरा हो गया आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर, जो मेंबर को आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो. सो द स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स है. और मैं बात कर रहा हूँ डिटर्मिनेट ट्रस का. डिटर्मिनेट ट्रस मतलब क्या, कि जिसका फॉर्मूला जो होगा डी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशन का रहेगा, तो एम प्लस आर माइनस 2j. और ये आपको याद रहना चाहिए था अगर आप वीडियो देखे होंगे प्रीवियस, अगर नहीं याद होगा तो रिकॉल कर लीजिएगा. और 3 डायमेंशन के लिए क्या हो जाता है, ये 3j हो जाता है ना. करेक्ट, वेयर m इज द नंबर ऑफ मेंबर, r इज द नंबर ऑफ रिएक्शंस एंड j इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स. सो यहाँ पे आप निकाल सकते हो. अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये जब भी ट्रस को एनालिसिस करोगे तो सबसे पहले देखोगे कि ट्रस जो है डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है. अभी मैं जो स्टेप्स बताऊंगा वो डिटर्मिनेट के लिए, इनडिटर्मिनेट में रिडंडेंट ज़्यादा हो जाता है. ये हम जब स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी एंड काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी बता रहे थे तभी हम लोग बोले थे, तो वहाँ पे रिडंडेंट को हटाना पड़ता है, रिप्लेसिंग दैट रिडंडेंट बाय यूनिट लोड, है ना. तो वो हम लोग बाद में बताएंगे जब हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे इनडिटर्मिनेट ट्रस का. अभी हम लोग डिटर्मिनेट के बारे में बात करें. तो डिटर्मिनेट ट्रस का डीएस क्या हो जाएगा, डीएस जो होगा वो 0 होगा. और आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि डीएस जो होता है, डीएस इक्वल्स टू क्या होता है, डी एस ई प्लस डी एस आई, है ना. तो वो तो फॉर्मूला कंबाइंड डीएस का था. अगर डीएस ई का फॉर्मूला अगर निकालना है तो आर माइनस 3 हो गया प्लेन के लिए और आर माइनस 6 हो गया स्पेस के लिए, है ना. ये हो गया प्लेन के लिए मतलब 2 डायमेंशन और ये हो गया 3 डायमेंशन. तो यहाँ पे डी एस आई भी आपको निकल जाएगा और वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ डी एस इक्वल्स टू एम प्लस आर माइनस 2j, जो मैं अभी जस्ट पहले लिखा था. डी एस इक्वल्स टू क्या हो गया, डी एस इक्वल्स टू क्या हो गया बताओ, देख लो. अगर कन्फ्यूजन है तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. डी एस इक्वल्स टू एम प्लस आर माइनस 2j. ये किसके लिए हुआ, ये 2 डायमेंशन के लिए. और ds का फॉर्मूला फिर क्या हो गया, अगला ds का फॉर्मूला क्या हो गया, m प्लस आर माइनस 3j. ये किसके लिए हो गया, 3 डायमेंशन के लिए होगा. करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज टू गिवन डेटा विथ लोडेड ट्रस. जो भी लोडेड ट्रस है उसको पहले आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा बाय थ्रू फिगर, नीट स्केच. देन सेकेंड इज योर फाइंड रिएक्शंस. जो रिएक्शंस होगा उसको निकालिए, तभी तो आप अप्लाई कर पाइएगा मेथड ऑफ जॉइंट या फिर मेथड ऑफ सेक्शन. थर्ड इज फाइंड फोर्सेस इन डिफरेंट मेंबर ऑफ ट्रस ड्यू टू अप्लाइड लोड, दैट इज पी किलो न्यूटन, राइट. एंड अगला क्या हो गया, फाइंड फोर्सेस इन डिफरेंट मेंबर ऑफ ट्रस ड्यू टू यूनिट लोड, दैट इज के, है ना. अब इतना जब हमको कैलकुलेट हो जाए तब एक हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल ऑफ कैलकुलेशन करके टू फाइंड द डिफ्लेक्शन.
सो वो हो जाएगा आपको मेंबर पहला, दूसरा लेंथ, तीसरा एरिया, चौथा क्रॉस सेक्शन, सॉरी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी, है ना, एक्सियल रिजिड। पी हो गया फोर्सेस ड्यू टू, पी क्या हो गया मेरा, ये जो पी है ये हो गया आपको फोर्सेस इन डिफरेंट मेंबर ऑफ ट्रस ड्यू टू अप्लाइड लोड। ये क्या हो गया, फोर्सेस इन डिफरेंट मेंबर ऑफ ट्रस ड्यू टू यूनिट लोड। यहां से डेल्टा निकल गया, डेल्टा इक्वल्स टू पी के एल बाई ए ई। अब यहां से डेल्टा टी निकल जाएगा, डेल्टा टी का फॉर्मूला आपको पता है, एल अल्फा टी होता है ना, एल अल्फा टी होता है। अब उसको के से मल्टीप्लाई कर दोगे तभी डिफ्लेक्शन निकलेगा, क्योंकि के क्या है, के है उसी ज्वाइंट पे हम 1 किलोन्यूटन का फोर्स लगाएंगे जहां पे आप लोगों को डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना रहेगा। ये हो गया डीएफ हो गया डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लैक ऑफ फिट। तो लैक ऑफ फिट मान के चलिए कोई मेंबर 5 मीटर क्या है शॉर्ट हो गया, 5 mm शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पे माइनस कर दोगे, अगर लॉन्ग हो गया तो प्लस कर दोगे, जो मेंबर में रहेगा उसी में रहेगा इसका इफेक्ट, है ना, उसको फिर के से मल्टीप्लाई कर दोगे और बाद में क्या करोगे, बाद में देखो, बाद में ये फॉर्मूला लगा दोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, पक्का, ओके। सो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे बोला डिटरमाइन दी वर्टिकल डिफ्लेक्शन। अच्छा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन अगर निकालना रहेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में 1 किलोन्यूटन लोड लगाएंगे उस ज्वाइंट पे, जिस ज्वाइंट पे निकालना रहेगा। जैसे यहाँ पे एच ज्वाइंट पे निकालना है वर्टिकल में, तो हम एच ज्वाइंट पे बाद में क्या करेंगे, यूनिट लोड लगाएंगे, है ना, करेक्ट। अब क्या है, अगर होराइजेंटल बोलता, मान के चलो होराइजेंटल डिफ्लेक्शन एट ई, तो हम होराइजेंटल डिफ्लेक्शन एच पे लगा देते 1 किलोन्यूटन लोड, है ना। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था टू फाइंड द डिफ्लेक्शन। सो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। डिटरमाइन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द जॉइंट एच ऑफ द ट्रस सोन इन फिगर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच मेंबर। सारा का क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है, सारा का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, दे दिया है, सारा मेंबर का दे दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और सारा मेंबर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम ही है, दैट इज 200,000 mm स्क्वायर, एंड टेक ई इक्वल्स टू 200 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दे दिया है। अब क्या बोल रहा है, सेकंड पैरा ऑफ क्वेश्चन इज इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉटम कॉर्ड, इफ द देखिएगा, अगर पूरा में बोलता तब सब में लेते, लेकिन अगर बोला है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉटम कॉर्ड, बॉटम कॉर्ड मतलब क्या हो गया, कॉर्ड हम बताए थे टेक्निकल टर्म्स में। अब आपको फील हो रहा होगा टेक्निकल टर्म्स जो हम इनिशियल, जो इससे पहले वीडियो में ये सब चीज़ जो बताए जो थे, आपको दिख रहा होगा, ये सब जितना चीज़ बताए थे तो आपको उस टाइम में लग रहा होगा कि ये सब फालतू चीज़ बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि सर जो बताए वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है उसका, है ना। सो इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉटम कॉर्ड मेंबर गोज अप, मतलब ये और ये टॉप कॉर्ड तो ये हो गया, है ना, लेकिन आपको पूछा क्या है, बॉटम कॉर्ड पूछा है, क्या पूछा है, ये बॉटम कॉर्ड, है ना, मेंबर गोज अप बाई 20 डिग्री सी, मतलब 0 से लेकर 20 डिग्री सी पे गया, तो डेल्टा टी मेरा क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया मेरा 20 डिग्री सी, है ना, और 20 माइनस 0 मतलब 20 डिग्री सी। व्हाट विल बी द एडिशनल डिफ्लेक्शन ऑफ जॉइंट एच, है ना, कितना एडिशनल डिफ्लेक्शन है ड्यू टू द टेम्परेचर इफेक्ट। फिर बोला इफ द डायगोनल मेंबर्स आर, इफ द डायगोनल मेंबर कौन कौन सा है, डायगोनल मेंबर कौन कौन सा है बताओ, ये है और ये है। तो डायगोनल मेंबर्स आर 10 mm टू शॉर्ट, मतलब 10 mm और ज्यादा कम है, जितना होना चाहिए उससे 10 mm कम है बिफोर फैब्रिकेशन, व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ जॉइंट ड्यू टू लैक ऑफ फिट, करेक्ट। सो तीनों चीज पूछ दिया है। अगर तीनों चीज नहीं पूछता तो डायरेक्ट हम लोग डेल्टा इक्वल्स टू क्या लिखते, डिफ्लेक्शन अगर निकालना रहता तो क्या लिखते, डिफ्लेक्शन निकालना रहता तो पी के एल बाई ए ही रखते, अगर टेम्परेचर और इफ उसका बात नहीं रहता फिटिंग्स का, तो हम लोग यही रखते हैं। अगर टेम्परेचर का बात आ गया तो यहाँ पे के डेल्टा टी कर देंगे, है ना, और फिर के डेल्टा एफ कर देंगे, है ना, करेक्ट है। सो स्टार्ट करते, पहला स्टेप क्या था, गिवन डेटा विथ फिगर, गिवन डेटा हम लोग लिख लिए, ए लिख लिए, ई लिख लिए। अब आपको पता है डेल्टा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, पी के एल बाई ए ई होता है, तो ए ई को हम लोग यहीं पे कैलकुलेट कर लिए, है ना, यहीं पे कैलकुलेट, डेल्टा टी मेरा निकल गया, सब कुछ लैक ऑफ फिटिंग भी निकल गया। फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलरेडी मेंशन्ड है फिगर हम लोग फिर से ये नहीं किए। अब देखो फाइंड रिएक्शंस, फाइंड रिएक्शंस के लिए क्या करोगे बताओ, फाइंड रिएक्शंस के लिए सबसे पहले फिगर बनाओ, फिगर बनाया, जैसा लोडिंग था लोडिंग वैसे ही रहने दिए। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम यहाँ पे रिएक्शंस जो है रिएक्शंस फाइंड आउट किए हैं, जो अप्रोच हम लोग पहले से लेके चल रहे थे उसी अप्रोच से, लेकिन हम लोग यहाँ तो दिया ही हो, ये तो बहुत इजी है, और मैंने हर एक स्ट्रक्चर के वीडियो में आप लोगों को रिएक्शंस कैलकुलेट करना बताया। पर बात क्या है,
पर बात है कि अब आपको एक चीज दूसरा अप्रोच जो है, सेकेंड अप्रोच जिसको हम बोलेंगे सेकेंड अप्रोच है ना। सेकेंड अप्रोच में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 20 लग रहा है, यहाँ पे भी 20 लग रहा है, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, मतलब 20 लग रहा है सेम डिस्टेंस पे है ना, लग रहा है। तो मतलब सबको ऐड कर दो, तो ये एक सिमेट्रिक केस हो गया, बिकॉज सेम डिस्टेंस पे सेम फोर्स एक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही हुआ तो टोटल लोड कितना है, 20 20 40 20 60 20 80, तो टोटल लोड कितना हो गया, 80 हो गया ना। बताओ 80 हो गया, तो 80 को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 40 किलोमीटर है ना, और ये भी 40 किलोमीटर। अब आपके मन में होगा सर सिमेट्रिक कैसे हुआ ये, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे, और डिस्ट्रीब्यूशन लोडिंग का जो है सेम डिस्टेंस पे, इसीलिए सिमेट्रिक केस हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट इसको 40 किलोमीटर, देखो यहाँ पे आर ए भी 40 आया है और आर एफ भी 40 आया है, तो मेरा निकल गया ये है ना। अब देखो, अब क्या है, फोर्सेस ड्यू टू अप्लाइड लोड पी, अप्लाइड लोड पी निकालना है। तो अब देखो ये जो डायरेक्शन मैं दिया हूं, ये आफ्टर द कैलकुलेशन, ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है ऐसे ऐसे है ना, ये आफ्टर कैलकुलेशन है, पहले कैलकुलेशन समझ लो। और मैं हर एक मेंबर का कैलकुलेशन नहीं किया हूं, आप लोगों को समझा दिया हूं। यहाँ पे मेथड ऑफ जॉइंट का एप्लीकेशन लेके चले हैं, और मेथड ऑफ जॉइंट एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे कि वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहां पे एटलीस्ट एक नोन फोर्स रहे और 2 अननोन फोर्स रहे। तो अब बताओ ये ट्रस में, ये ट्रस जो है इसमें ये ट्रस आपको दिख रहा है, ये ट्रस दिख रहा है ना, इस ट्रस में बताओ कहाँ से, किस ज्वाइंट से, यहाँ पे ज्वाइंट भी दिख रहा है, यहाँ पे ज्वाइंट भी दिख रहा है, तो किस ज्वाइंट से आप स्टार्ट करोगे जहां पे आपको एटलीस्ट एक फोर्स, मतलब उसका एजम्पशंस को ध्यान पे रख के एटलीस्ट उसी ज्वाइंट से मेथड ऑफ ज्वाइंट एप्लीकेबल होगा जहां पे एटलीस्ट एक नोन फोर्स रहे और 2 अननोन फोर्स रहे। तो अब आप इजीली बोल सकते हो सर, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसका आर ए का वैल्यू 40 तो निकल गया, तो एक नोन फोर्स है और 2 अननोन, यहाँ से कर सकते हैं। अब आपके मन में होगा सर यहाँ से कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ पे अननोन कितना हो जाए, 1 2 3 हो जा रहा है ना। नोन तो एक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा, लेकिन अननोन 3 है। अब आप बोलोगे सर यहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ से नहीं, यहाँ से कितना अननोन है, 1 2 3 4, 4 अननोन है लेकिन एक नोन है, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से कर सकते हैं सर, तो यस बिल्कुल, यहाँ से क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाए, यहाँ से एक नोन है 2 अननोन है, तो यहाँ से भी कर सकते, तो आपको जैसे इजी लगे वहाँ से प्रोसीड कीजिएगा, फर्क नहीं पड़ेगा है ना। तो हम बेसिकली ए ज्वाइंट से स्टार्ट किया है ना, सो ए ज्वाइंट से स्टार्ट किया, ए ज्वाइंट को ऐसे करो, तो इसका क्या हुआ, इसका बना दिया हम लोग एफ बी डी, ए ज्वाइंट का एफ बी डी बना है ना। अभी हमको डायरेक्शन नहीं पता, तो हम लोग क्या किए, अपने मन से डायरेक्शन चूज कर लिए कि सेंटर पे ही सारा फोर्स एक्ट कर रहा है ना, सेंटर पे ही सारा फोर्स, और ये तो ऑलरेडी सेंटर की तरफ लग ही रहा है, सेंटर मतलब अगर ए है तो अब आप देखो समेशन ऑफ एफ एक्स शुड बी 0, तो समेशन ऑफ एफ एक्स किए तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो एफ पी ए एच इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 होगा कि नहीं होगा, पी ए एच 0 होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, लेकिन वाई डायरेक्शन में है फोर्स, यस है। वाई डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, वाई डायरेक्शन में क्या है, वाई पी ए बी इधर लग रहा है, पी ए बी इधर लग रहा है ना, पी ए बी इधर लग रहा है, तो उसके अपोज कौन कर रहा है, 40 किलोमीटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे पी ए बी इक्वल टू 40 हो गया। और जैसे ही मेरा ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड अगर पॉजिटिव आ जाए, ध्यान रखना, ये मैग्नीट्यूड अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब जो हम डायरेक्शन चूज किए हैं, जो हम डायरेक्शन चूज किए हैं वो डायरेक्शन एज इट इज रह जाएगा। तो देखो पी ए बी का डायरेक्शन हम लोग सेंटर की तरफ चूज किए थे, तो ऐसे हो गया है ना। अब आपके मन में होगा सर तो ये डायरेक्शन कहाँ से आया, तो आपके मन में तो जैसे ही ध्यान रखना, अगर ये डायरेक्शन ऐसे दोगे तो दूसरा ऐसे ही देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो क्या होगा, अब आपके मन में होगा सर नहीं देंगे हम, अब जिद अगर रहेगा तो चलो जिद वाला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं देंगे सर, एक ऐसे रहेगा और दूसरा को हम ऐसे ही लगाएंगे। तो अब आप सोचो दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, ये मेंबर मूव करेगा। तो रेजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्ट करने के लिए अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, ताकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, करेक्ट। और दूसरा मेंबर अगर ऐसे लग रहा है तो दूसरा ऐसे लगेगा, है ना, ताकि वो इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी को मेंटेन करे, राइट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत गर्मी है। ओके, अब आप देख लो, तो यहाँ से निकल गया मेरा पी ए बी पी ए एच। अब आप देखो एक टेबल में बनाया हूँ, टेबल ऑफ कैलकुलेशन, वहाँ पे मैं पी ए एच का वैल्यू 0 है, तो 0 है, तो इसीलिए मैं क्या किया, समझने के लिए 0 को यहाँ से 2 इक्वल्स दे दिया, समझने के लिए, है ना। और यहाँ पे जैसे जैसे साइन आते गए वैसे वैसे हम साइन को प्लॉट करते गए, है ना। दूसरा क्या था मेरा, अब ज्वाइंट, अब देखो अब कौन से ज्वाइंट पे जाओगे, तो अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट उधर ही चलते हैं ना, किधर, इधर,
यहाँ पे तो क्या है, काहे उधर जाओगे? अगर यहाँ पे मेरा पॉसिबिलिटी है कैलकुलेट करने का तो वहाँ क्यों जाएं? अब आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पे इस मेंबर का तो मेरा फोर्स निकल गया है और ये फोर्स ऑलरेडी है, और एजम्पशन क्या बोलता था, एटलीस्ट एक नोन फोर्स रहे, यहाँ पे दो अननोन है, दो नोन फोर्स है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई, एट मोस्ट दो अननोन होना चाहिए, तो यहाँ पे दो अननोन है तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो हम लोग इजीली क्या करेंगे, मेथड ऑफ ज्वाइंट को बी सेक्शन पे बी पॉइंट पे लेके चलेंगे, तो बी पॉइंट पे लेके चले तो बी पॉइंट को काटेंगे ऐसे, ऐसे काटेंगे बी पॉइंट को, तो बी पॉइंट को काटेंगे तो यहाँ पे 20 किलोमीटर ऊपर से तो आ ही रहा था, नीचे से ये जो 40 मेरा कैलकुलेट हो गया, ये नीचे से लगा दिया और फिर इसको सेंटर की तरफ मानने, अभी इस डायरेक्शन को नहीं चूज समझो, वो क्या किए हम लोग, इस डायरेक्शन सेंटर की तरफ चूज कर लिया और ये सेंटर का नाम हो गया बी। अब आप देखो अब क्या किए हम लोग, बहुत इजी कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना। अब हम लोग क्या किए, समेशन ऑफ एफ वाई किए, समेशन ऑफ एफ वाई मतलब पी, ये जो पी बी एच है उसका कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में जाएगा ताकि दैट इज पी बी एच कॉस, दैट इज पी बी एच, वी कैन से पी बी एच साइन, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज मिस हुआ है, दैट इज यहाँ पे साइन होगा, बात बराबर है लेकिन साइन और कॉस तो बात बराबर ही है, लेकिन ध्यान रखना साइन होगा, तो पी बी एच साइन कंपोनेंट इधर होगा वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो है ये कंपोनेंट यहाँ पे है, देखो ये कंपोनेंट ऐसे है तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा और एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा, तो ये कंपोनेंट जो बनेगा दैट इज पी बी एच साइन 45 डिग्री, और ये हो गया पी बी एच कॉस 45, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब मेरा क्या हो गया, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला को रखे तो मेरा पी बी एच का वैल्यू आ गया -20√2, है ना, -20√2, लेकिन हम लोग डायरेक्शन कौन सा चूज किए थे, डायरेक्शन तो चूज किए थे, ये मान के चलिए ये बी सेंटर है, हम लोग डायरेक्शन कौन सा चूज किए थे, बताओ जल्दी बताओ, हम लोग डायरेक्शन जो चूज किए थे इनिशियली ऐसे जा रहा है ना, लेकिन निगेटिव हो गया तो इसलिए मेरा अब जो डायरेक्शन हो गया वो डायरेक्शन कौन सा हो गया, बताओ जल्दी बताओ, अब मेरा डायरेक्शन क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, है ना, इसीलिए यहाँ पे ऐसे साइन दिख रहा है ना, करेक्ट। सिमिलरली पीबीसी भी निकल गया मेरा, पीबीसी भी निकल गया, तो अब आपको कौन कौन सा फोर्स पता चल गया, ये फोर्स निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब आपको मन होगा कि सर अब कहाँ पे हम लोग प्रोसीड करें, क्या यहाँ पे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे अननोन कितना आ जा रहा है, 1 2 और 3, कितना अननोन आ जा रहा है बताओ, यहाँ पे 1 2 और 3 अननोन आ जा रहे, एक नोन, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक नोन है और दो अननोन है, अननोन कौन कौन सा है बताओ जल्दी बताओ, अननोन कौन कौन सा है, आप लोग देख सकते हो अननोन कौन कौन सा है बताओ, अननोन मेरा क्या है, मान के चलो इसको करोगे, इसका एफबीटी, तो एक अननोन ये है, दूसरा अननोन ये है, और ये तो मेरा नोन है ना, तो एक अननोन हो गया, दो अननोन हो गया, एक नोन हो गया, तो यहाँ पे प्रोसीड कर सकते, फिर यहाँ पे जाओगे तो फिर यहाँ कर लेना, तो ऐसे ही करके आप प्रोसीड कर लोगे, और जो भी वैल्यू आते जा रहा है ध्यान रखना, जो भी वैल्यू आते जा रहा है उसको हम लोग क्या करें, टेबल के फॉर्म में उसको रिप्लेस कर दे, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव आया तो साइन चेंज कर दिए, पॉजिटिव आया तो एज इट इज साइन रखेंगे, निगेटिव आया यहाँ पे तो साइन हम क्या किए, हम अपना साइन जो है चेंज कर दिए, तो देखो अब सेंटर की तरफ नहीं जाके पीबीएच जो है सेंटर से दूर भाग रहा है, तो देखो पीबीएच जो है सेंटर से दूर भाग रहा है, देखो यहाँ पे सेंटर से दूर भाग रहा है, ओके। अब ध्यान रखना, अगर कोई भी ट्रस्ट का मेंबर है और ज्वाइंट मान के चलो, ये ज्वाइंट है, ये ए है, ये बी है, अगर इस ए बी के डायरेक्शन में ऐसे हो, मतलब ज्वाइंट को देखना, ज्वाइंट को अगर कंप्रेस कर रहा है तो ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स, है ना, और अगर ज्वाइंट को देखना, अगर ये फिर बी है और ये ए है, और अगर ज्वाइंट को खींच रहा है, ज्वाइंट को देखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो ये हो गया टेंशन फोर्स, करेक्ट। टेंशन फोर्स को पॉजिटिव लिया जाता है, कंप्रेशन को निगेटिव लिया जाता है ना। अब मेरा क्या हो, ये हो गया, अब फिर क्या करेंगे, सिमिलरली हम ऐसे ही करके वेरियस मेंबर्स को निकालेंगे और यहाँ पे हम लोग वैल्यू को प्लॉट करते जाएंगे, ये जो टेबल दिख रहा है यहाँ वैल्यू को प्लॉट कर दिया, जैसे देखो पी मेरा निकालना था किसका, ए बी का कितना आया था, -40 आया था, देख लो, और बी सी का -20 आया था, ए बी कहाँ है भाई, जल्दी आ जाओ, ए बी कहाँ है मेरा, ए बी कितना था, 40 था, अब माइनस क्यों लगा सर, देखो ए बी जो है सेंटर को कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस मतलब कंप्रेसिव निगेटिव, है ना, ए बी आ गया मेरा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा बी सी भी यहाँ से निकल गया, बी सी मेरा कितना आया था, बी सी आया था 20 किलोन्यूटन पॉजिटिव मतलब सेंटर की ओर, ये भी कंप्रेसिव, तो ये भी निगेटिव ही होगा, तो देख लो ये भी निगेटिव है ना,
ऐसे ही एज इट इज करके हम लोग सारा फोर्स को यहाँ पे लिख दिए पी में, है ना, पी वाले पार्ट में। अब के वाला पार्ट देख लो, दैट इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या हो गया, स्टेप नंबर 4 में सेम, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा फोर्स जो लग रहा था, यहाँ पे 20 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 लग रहा था ना, सारा क्या के रिमूव कर दिए, सारा क्या के रिमूव कर दिए, और 1 किलो न्यूटन का वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए। वर्टिकल डायरेक्शन इसलिए बिकॉज वर्टिकल रिफ्लेक्शन निकालना है। और किस ज्वाइंट पे लगा है, ज्वाइंट एच पे लगा है, ज्वाइंट एच पे, है ना, क्योंकि ज्वाइंट एच पे ही हमको वर्टिकल रिफ्लेक्शन निकालना है ना, निकालना है, करेक्ट। सारा लोड को हटा के, अब 1 किलो न्यूटन लोड लगा है, सारा लोड को हटा के, ध्यान रखना जहां पे रहेगा, अगर होराइजेंटल पूछता, मान के चलो यहाँ पे पूछता तो होराइजेंटल यहाँ पे लगा देते, लेकिन होराइजेंटल तो पूछ नहीं रहा है, करेक्ट। अब वर्टिकल मेरा लगा दी 1 किलो न्यूटन एच ज्वाइंट पे, बिकॉज एच पे डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। अब उस वर्टिकल के कारण फिर तो रिएक्शन जनरेट होगा, तो रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट कर लिए, वो चीज यहाँ पे मेंशन है, रिएक्शन कैलकुलेट कर लिए, रिएक्शन निकल गया मेरा, है ना। अब फिर हम क्या करें, मेथड ऑफ ज्वाइंट के एप्लीकेशन करेंगे, तो ए पे जाएंगे, ए पे मेरा एक नोन फोर्स है और 2 अननोन है ना, 2 अननोन फोर्स है, देखो एक नोन फोर्स है, एक क्या है मेरा, एक नोन फोर्स है, और 2 क्या है मेरा, अननोन फोर्स है, एक नोन फोर्स है और 2 अननोन फोर्स है ना, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है। देखो एक नोन फोर्स है, मतलब ये जो है ये नोन फोर्स है और 2 अननोन है ना, ये ज्वाइंट से हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ ज्वाइंट एप्लीकेशन करेंगे, ऐसे ही करके बढ़ते जाएंगे। पता है मेथड ऑफ ज्वाइंट वहीं पे एप्लीकेबल है जहाँ पे 1 नोन, एटलीस्ट 1 नोन और एट मोस्ट 2 अननोन हो। तो ऐसे ही करके हम लोग को क्या आ गया, के ए बी का वैल्यू आ गया पॉजिटिव। अब ध्यान पे रखना, फिर यहाँ पे पॉजिटिव का, यहाँ पे जो पॉजिटिव आ रहा है उसको टेबल में नहीं मेंशन करना है, यहाँ पे जो पॉजिटिव आ रहा है उसको यहाँ पे दिखाना है कि वो कंप्रेशन है कि टेंशन है, मतलब जो डायरेक्शन आप चूज किए हो वही डायरेक्शन में रहेगा, कब, जब ये वैल्यू पॉजिटिव है ना। जैसे देखो के ए बी पॉजिटिव है, कितना है पॉजिटिव है, 2/3, तो के ए बी 2/3 आ गए, यहाँ से आया ना, करेक्ट, हाँ, के ए बी मेरा क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया, और हम इसको सेंटर की तरफ चूज किए, तो सेंटर की तरफ मतलब लग रहा है दबा रहा है सेंटर को, मतलब कंप्रेसिव हो गया। तो देखो के ए बी क्या हो, और ये तो फोर्स 0 ही है, तो के ए बी क्या हो गया मेरा, के ए बी क्या हो गया, देखो के ए बी -2/3 है ना। तो ऐसे करके ये वाला पैरामीटर्स पूरा लिखना पड़ेगा, क्या करना, ये वाला पैरामीटर्स को पूरा लिखना पड़ेगा, है ना, ये वाला पैरामीटर्स को पूरा लिखना पड़ेगा, करेक्ट, ये वाला पैरामीटर्स को पूरा क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिख दिए। अब आपको लेंथ तो सारा मेंबर्स का पता ही है, सिर्फ डायगोनल्स का नहीं पता था, डायगोनल्स का लेंथ नहीं पता था, डायगोनल्स का लेंथ तो आपको पता है, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से कैसे निकलेगा, यहाँ से आपको पता है कि ये अगर 4 रहे, ये अगर 4 रहे और ये 4 रहे, तो ये 4√2 ही होगा, है ना। तो इसीलिए इसको निकाल, जो मेंबर का लेंथ नहीं दिया उसको निकाल लेंगे हम लोग, तो हम लोग भी निकाल लिए थे, है ना। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, तो लेंथ हर एक का हो ही गया, लेंथ हो गया, एरिया सबका सेम ही है, डायगोनल सारा मेंबर का एरिया सेम है, दैट इज 200 mm², है ना। तो 200 mm यूनिट का ध्यान रखना है, सिर्फ 200 mm², देखो हर एक में 200 mm² है। उसके बाद ई भी 200 है, कोई दिक्कत नहीं है। ए ई मेरा निकल गया, दैट इज 4 × 10⁵ हम लोग निकाले भी थे ऊपर। पी मेरा हर एक मेंबर का निकला, पी मेरा निकल गया हर एक मेंबर्स का, पी मेरा हर एक मेंबर्स का निकला, के मेरा निकला, है ना। अब मेरा क्या आ गया, डेल्टा आ गया, दैट इज पी एल बाई, सिंपल डेल्टा, है ना, दैट इज पी एल बाई ए निकल गया। अब उसको डेल्टा के इंटू डेल्टा कर दिए, तो यहाँ से के इसलिए क्योंकि यूनिट लोड जहाँ पे लगा रहे हैं, है ना, तो डेल्टा एच ज्वाइंट पे यूनिट लोड लगा रहे थे। तो यहाँ पे क्या कि यहाँ पे देख लो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जो मेरा ये वाला पार्ट आ रहा था, ये वाला पार्ट आ रहा था, देखो ये जो पार्ट आ रहा था ये डेल्टा, इसको के से मल्टीप्लाई करते, के मेरा ये है, इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 0.4 × 2/3 वी हैव 0.267 लाइक, है ना। अब देखो सिमिलरली ऐसे ही ये सारा पार्ट निकल जाएगा, सारा पार्ट मेरा क्या हो गया, निकल गया, है ना, सारा पार्ट मेरा क्या हो गया, निकल गया, एज इट इज मेरा सारा पार्ट, यहाँ सॉरी यहाँ से मेरा सारा पार्ट कैलकुलेट हो गया, के से हम उस डेल्टा को मल्टीप्लाई करते हैं, और ये डेल्टा के नहीं अगर समझोगे तो इसको कर देना के इंटू डेल्टा, है ना, तब समझ में आ जाए, और ये डेल्टा एल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका बात आता है डेल्टा फिटिंग्स का, है ना, ड्यू टू द लैक ऑफ फिटिंग। अब देखना लैक ऑफ फिटिंग किस मेंबर में था, क्वेश्चन में था डायगोनल मेंबर में। डायगोनल मेंबर कौन कौन सा था, देखो डायगोनल मेंबर कौन कौन सा था, जरा देख लो, डायगोनल मेंबर कौन कौन सा था, बी एच था, सी जी था,
और डी एफ था, देख लो बी एच सी जी डी एफ, बी एच सी जी डी एफ, बी एच सी जी डी एफ, बी एच सी जी डी एफ। देखो यहाँ पे डेल्टा फिटिंग का पैरामीटर्स ये है। अब देखो यहाँ पे है ना, इसके लाइन में यहाँ पे देखो -10 आ रहा है। -10 इसलिए क्योंकि 10 mm शॉर्ट था, है ना। क्वेश्चन में देखना 10 mm शॉर्ट है ना, क्वेश्चन में देखना 10 mm शॉर्ट है। इसमें भी फिर 10 mm शॉर्ट कर दिए, इसमें भी 10 mm शॉर्ट कर दिए। अब ये जो 10 mm है इसको फिर k से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, फाइनल रिजल्ट जो लाना है दैट इज k इंटू डी एफ लाना है ना, k इंटू डी एफ लाना है। तो यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे जो वैल्यू है ये क्या हो गया, ये मेरा k निकला था, इस मेंबर का फोर्स, इस मेंबर का फोर्स यहाँ पे निकला था, और यहाँ पे सॉरी k मेरा क्या हो गया, k मेरा ये है ना, k मेरा ये है, k मेरा ये है, ये वैल्यू k है मेरा, है ना। ये तो p हो गया, ये k है, k को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो मेरा ये वैल्यू आया, फिर k को इससे मल्टीप्लाई कर देते ये वैल्यू आया, फिर k को इससे मल्टीप्लाई कर ये वैल्यू आ गया, है ना। और सारा को जोड़ देंगे तो मतलब डेल्टा फिटिंग्स है मेरा। पहले ये चीज़ समझ ले, इतना हो, फिर हम लोग बाकी स्टेप करेंगे। अब मेरा क्या बचा, अब डेल्टा टेम्परेचर बचा। डेल्टा टेम्परेचर मतलब क्या, देखो डेल्टा टेम्परेचर मतलब क्या कि पहले डेल्टा टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करेंगे, एल अल्फा टी, है ना। डायगोनल्स का क्या है, डायगोनल्स का 4√2 है, इंटू 1000 कर देंगे बिकॉज mm में हमको लाना है, इंटू अल्फा क्या था मेरा 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और टी डेल्टा टी क्या था 20। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है दैट इज 0.96। तो तीनों में सेम ही रहेगा, क्योंकि तीनों का सब कुछ सेम ही है ना, तीनों का सब कुछ सेम है, सेम आ गया, सेम आया यहाँ पे वैल्यू, है ना। देखो सेम आ रहा है। अब इसको फिर k से मल्टीप्लाई करो ये वैल्यू से, तो यहाँ पे ये आ गया, ये वैल्यूज करोगे, यहाँ पे ये आ गया, ये वैल्यूज करोगे तो यहाँ पे ये आ गया, करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, ओके। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है बताओ, जल्दी बताओ। अब मेरे को यहाँ पे जो भी डेल्टा आया, जो भी डेल्टा आया, डेल्टा एल, उसको सबको जोड़ दिए, जो भी k इंटू डेल्टा एफ आया उसको जोड़ दिए, यहाँ पे जो भी आया। अब हर एक इंडिविजुअल्स के लिए टेम्परेचर के कारण अगर डायरेक्ट आपको पूछता तो 0.96 mm होता डिफ्लेक्शन। अगर फिटिंग्स के कारण पूछ रहा तो फिटिंग्स के कारण 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। और अप्लाइड लोड के कारण अगर पूछ रहा है तो दैट इज, और सिंपली डिफ्लेक्शन अगर पूछ रहा है दैट इज 1.032 इज द डिफ्लेक्शन, है ना। और अगर कंबाइंड डिफ्लेक्शन पूछा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड लैक ऑफ फिटिंग एंड इटसेल्फ, मतलब लोडिंग के कारण, तब मेरा इस तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ के जितना आएगा तो वहां पे वो हो जाएगा मेरा आंसर, दैट इज 1.032। और ये तो 0.00 है फिटिंग्स के कारण, और ये है 96, है ना। तो 96, तो ये क्या हो गया 2, और ये हो गया 9.1, इतना mm जो है आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आया। अगर प्रॉब्लम हुआ तो फिर से पूछिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेट इंडिटरमिनेटर्स को। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर डिटर्मिनेट और इंडिटरमिनेट हम लोग कैसे पहचानेंगे, यहाँ तो ट्रस्ट बस दिया है, डिटर्मिनेट के बारे में तो कहीं पे लिखा ही नहीं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखो एक्सटर्नली, ये देखो एक्सटर्नली डिटर्मिनेट, तो यहाँ पे कितना रिएक्शन हो रहा है, 2 रिएक्शन, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और इस पे कितना हो रहा है 1, तो रिएक्शन कितना हो गया, रिएक्शन 3 हुआ, है ना। तो DSE एक्सटर्नली स्टेबिलिटी है जो है वो चेक करना है, वो 0 आ रहा है, तो ये इसका फॉर्मूला था R-3, तो 3 - 3 0 आ रहा है, मतलब ये एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके मन में होगा सर इंटरनली के बारे में बता, सॉरी DS के बारे में बता दीजिए। तो DS के बारे में आपको खुद से जज करना होगा कि ये क्या हो रहा है। देखो इसमें मेंबर कितना है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मेंबर, है ना। 13 मेंबर हो गया। रिएक्शंस कितना हो रहा है, रिएक्शंस हो रहा है 3, एंड ज्वाइंट कितना हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ज्वाइंट हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात। अब आप बताओ, अब बताओ क्या होगा, क्या था फॉर्मूला। अब फिर से मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि समझने में आपको इजी हो, प्रॉब्लम ना हो, है ना। अब फॉर्मूला मेरा क्या था, फॉर्मूला मेरा क्या था बताओ, फॉर्मूला था DS इक्वल्स टू, अरे कलर चेंज कर लो, DS इक्वल्स टू मेरा क्या था फॉर्मूला बताओ, DS इक्वल्स टू फॉर्मूला प्लेन का कंडीशन है तो M + R - 2J था ना। तो M + R कितना हो रहा है
13 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 8 कितना आ रहा है? 13 3 16 माइनस 16 जीरो आ रहा है, मतलब दिस ट्रस इज डिटर्मिनेट ट्रस। करेक्ट। फिर हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत गर्मी लग रहा है, मैं अगर फैन चलाऊंगा तो आप लोग तक आवाज़ नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए मैं फैन को ऑफ किया हुआ, और आप लोग पेशेंस बना के देख रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एट एनी स्टेज यू कैन इजीली शेयर, ठीक है, शेयर विथ मी, by which I can understand and I can make a separate video of that particular thing. Thank you so much for being with us. Thank you so much. Stay tuned with our channel Structures Are Easy.